हेलो लर्नर्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का। देख ही रहे हैं आप, ये सीबीएसई क्लास 12 का है पार्ट। जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है उसका चैप्टर 4 है मानव विकास। ठीक है, तो मैं पहले इसका एक नोट्स आप लोग को करवा रही हूँ। ठीक है, देन मैं इसके जो क्वेश्चंस आंसर है वो भी मैं आपको करवाऊँगी। तो चलिए देखते हैं मानव विकास। ठीक है, मानव विकास क्या है? तो देखिए, मानव विकास का जो आप जानते हो कि एक स्तंभ होता है। तो मानव विकास के क्या क्या स्तंभ हैं? पहला है सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप अपना नोट्स भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, मानव विकास के घटक यानी सूचक, मानव विकास के घटक में क्या आता है ये इस तरह से पूछ सकता है आपको। तो संसाधनों तक पहुंच, सबसे पहले तो पहला घटक है कि आप संसाधन तक आपका कितना पहुंच है ना, तभी आपका जो है क्या होगा, मानव का विकास पॉसिबल है। स्वास्थ्य, अगर आपके पास सपोज दैट कि बहुत संपत्ति है बट स्वास्थ्य ही नहीं है सपोज दैट, तो आप कहाँ कैसे विकास कर पाओगे, है ना। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो ही आप कुछ कर सकते हो। शिक्षा, और शिक्षा आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मानव विकास के लिए, क्योंकि बिना शिक्षा के आप जो है हो सकता है कि आपका राह जो है अवरुद्ध हो सकता है। तो ये मानव विकास के घटक हैं। ठीक है, मानव विकास का सूचकांक, तो देखिए इसमें उच्च सूचकांक, मध्य सूचकांक और क्या होता है, सूचकांक जो कम होता है सबसे, वो 3 सूचकांक हैं। तो उच्च सूचकांक जो है 0.8 से ऊपर यानी 57 देश इसमें आते हैं। जो मध्य सूचकांक है उसमें 0.5 से 0.799 आता है के बीच है, जिसमें 88 देश आते हैं। और सूचकांक 0.5 से कम में 32 देश आते हैं। कितने आते हैं? 32 देश आते हैं। अब हम देखिए ये पूरा चैप्टर में जो एनसीईआरटी की बुक है उसका सार मैं करवा रही हूँ। पूरे बुक में आपको यही चीज़ मिलेगा, तो जिसको मैं संक्षिप्त में आपको कम समय में समझा रही हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी करीब है। और तो देखिए इसमें उपागम, मानव विकास का जो है इसमें क्या उपागम क्या है, तो सबसे पहला जो उपागम है वो है आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। अब हम देखते हैं एक पाठ एक नज़र में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास क्या है, तो क्या दोनों एक ही टर्म है? नहीं, वृद्धि और विकास दोनों का संबंध समय के अनुसार परिवर्तन से है ना। अंतर केवल इतना ही है कि वृद्धि मात्रात्मक है, मूल्य सामान्य, इसके ऋणात्मक और धनात्मक संकेत मिलते हैं। विकास का जो अर्थ है वो गुणात्मक परिवर्तन से है, जो सदैव धनात्मक रूप में परिलक्षित होता है। यानी आपका जो विकास हो गया वो क्या है, धनात्मक है। तो लर्नर्स आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल जियो एडुकेशन गुरु को और लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ है, क्या क्या है? मैंने बताया था आपको, समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अब मानव विकास की माप, मानव विकास संकेत जो है श्रेणी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों पर निर्भर करता है। ये श्रेणी 0 से 1 के मध्य होता है। इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करना क्या होता है, आसान हो जाता है। जो मैंने अभी बताया था आपको, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच जैसे सूचकों के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम जो है 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। लोगों की जीवन की गुणवत्ता, अवसर की उपलब्धता और स्वतंत्रताओं की का क्या होता है उपयोग विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। क्या क्या पक्ष हैं? मानव विकास की जो अवधारणा का प्रतिपादन। अब क्या प्रश्न उठता है लर्नर्स की, जो मानव विकास है तो इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके जो प्रतिपादन किए थे वो थे डॉक्टर महबूब उल हक। कौन थे? मेरे साथ बोलिए, डॉक्टर महबूब उल हक। ये जो क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा, ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है कम्पिटेटिव, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। अभी कुछ दिन पहले ईडब्ल्यूएस का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पीजीटी ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। तो आप लोग अगर किसी भी यूपी टेट, सी टेट, कोई भी टेट का किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो सोशल साइंस के लिए इस वीडियो काफ़ी यूज़फुल है आप लोगों के लिए।
तो क्योंकि इसी से रहता है, इसलिए बोलते हैं कि बेस अच्छा होना चाहिए। और अगर आप लर्नर्स सीबीएसई बोर्ड के हो तो आप जो है बिल्कुल इस सबको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आगे आपको जो एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य ध्येय चयन की स्वतंत्रताओं में वृद्धि करना और लोगों के जीवन में सकारात्मक सुधार लाना है। ऐसी दशाएं उत्पन्न करना लोग सार्थक जीवन जी सके। ये अमर्त्य सेन जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इसीलिए। ठीक है, और समता का आशय व्यक्तियों को उपलब्ध अवसरों के लिए सभी वर्गों के समान पहुंच की व्यवस्था करना है। सतत पोषणीयता भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता और अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता स्थापित करती है। क्या करती है? जो सतत पोषणीयता है वो उपलब्धता और अवसर की उपलब्धता में क्या करती है? निरंतरता स्थापित करती है। उत्पादकता का अर्थ अब क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो उत्पादकता का अर्थ होता है लोगों की क्षमताओं और कार्यकुशलता में वृद्धि करना। लोगों की क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि करना, इसका संबंध मानव श्रम की उत्पादकता से है। सशक्तिकरण का अर्थ जो है वो समाज के पिछड़े वर्ग जैसे स्त्री, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकोन्मुखी नीति अपनाना। कौन कौन सी हम नीति अपनाएंगे कि ये सब वर्ग जो हैं वो हमारे बराबर आ सके, ये आता है सशक्तिकरण का, ये अर्थ होता है। मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक निवेश करते हैं। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बाजार प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। ये क्या करते हैं? इसके बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। ठीक है, कौन? निम्न स्तर वाले। निम्न मानव विकास के लिए किसी धर्म या संस्कृति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। विश्व में भूटान एक ऐसा देश है जिसने एकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। कौन? भूटान। तो देखिए ये मानव मूल्य हैं, मानवीय कुछ मूल्य हैं। तो ये जो पहला है सतत पोषणीयता, समस्या निराकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुशासन, विचारों की स्वतंत्रता, यानी क्या होना चाहिए? पोषित किए जाने वाले मूल्य ही है ना। विचार की स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता का भाव, संवेदनशीलता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहायता करना। ये हर मानव का जो है इस होना चाहिए। ये जो क्वालिटी है, ये गुण है, ये मूल्य हैं, ये हमारे में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि अब चलते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं। अभी मैंने जो समझाया इससे मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन अब करवाती हूँ, पूछती हूँ, देखते हैं कितना आप लोग सही करवाते हो, है ना। तो देखते हैं जो है आपका मानव विकास से क्वेश्चन जो मैंने समझाया उससे है। तो जैसे है, उस देश का नाम बताइए जिनका मानव विकास सूचकांक उच्चतम है। तो उच्चतम किसका है? नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो ये 1990 में की गई थी। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है बताइए? डॉक्टर महबूब उल हक। अभी मैंने पूछा था कौन से एकमात्र देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति की अधिकारिता माप घोषित किया? तो कौन सा देश है फ्रेंड? भूटान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति लघुत्री प्रश्न में आपका ये पूछा जाएगा, जैसे ILO विस्तृत रूप लिखे। तो ILO को का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP विस्तृत, नेक्स्ट है UNDP का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए इसका है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक एक पैमाना है जिसकी सहायता से किसी देश के लोगों के विकास को मापा जाता है। विश्व में उच्च मानव विकास सूचकांक और निम्न मानव सूचकांक वाले देशों के नाम बताएं। तो देखिए यहाँ पे उच्च मानव सूचकांक वाले देश में हो जाएगा नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग। पहला हो जाएगा नॉर्वे, दूसरा आइसलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा लग्जमबर्ग। निम्न मानव सूचकांक वाले देश में नाइजीरिया पहले आएगा, उसके बाद होगा सिथोरालियोन, बुर्किना फासो और माली। तो ये निम्न
में आ जाएगा। देखिए डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास की परिभाषा क्या थी? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की परिभाषा में अवसरों की पहुँच, समाज के क्या बोला, जो अवसरों है ना की पहुँच, समाज के निम्नतर स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों तक पहुंचाने की बात कही। तभी विकास लोगों की इच्छाओं और उनके जीवन में सुधार लाता है। इसी विचारधारा का केंद्र बिंदु है। इच्छाएं सदैव बढ़ती रहती है। विकास का उद्देश्य मनुष्य का एक सार्थक जीवन जी सके, है ना। मानव, ये किनके अनुसार था? डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार। मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, पहला तो मानव विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। यदि देश में योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण और सकुशल शोषण होगा। मानव विकास से उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होगा। श्रम न केवल उत्पादक बल्कि उपभोक्ता भी है। वह केवल वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन ही नहीं करेगा अपितु उनका उपभोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं की ओर सेवाओं की मांग करता है ना। मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन करें तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना, मानव विकास के उपागम में बताया था आय उपागम। यह मानव का सबसे पुराने उपागम में से है, जिसमें मानव विकास आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। का उच्च स्तर विकास के उच्च स्तरों को दर्शाता है। कल्याण उपागम, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सकारात्मक सकार सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। आधारभूत आवश्यकता उपागम में क्या होगा? तो ये उपागम को मूल रूप से क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था, जिसमें 6 आवश्यकता हैं, आधारभूत आवश्यकता। जैसे पहला शिक्षा, भोजन, जलपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई है। क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। ये अमर्त्य सेन के अनुसार है ना। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। विश्व में मानव विकास के कल्याण उपागम की क्या विशेषता? यहाँ 3 विशेषता पूछा गया है। तो जो 3 विशेषताओं का पहला होगा, मानव उपागम को सभी विकासात्मक गतिविधियों से लाभार्थी के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है। संसार में मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम को स्पष्ट कीजिए, क्या क्या है? तो देखिए, इस उपागम के मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था और इसके 6 न्यूनतम आवश्यकता वाले में जैसे आता है, आपको बताई मैंने, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलपूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है। मूलभूत आवश्यकताओं की व्याख्या पर जोर दिया गया है। ठीक है, ये संसार में मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम के बारे में बताया गया है। संसार के किसी प्रदेश विशेष में मानव विकास के निम्न और उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं, है ना। कहीं मान लीजिए बहुत देखा जाता है उच्च, कहीं निम्न है। तो जो उच्च स्तर वाले देश है ना, इन देशों में सेवा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है और इन सेवाओं को उपलब्ध कराकर सरकार की प्राथमिकता होती है। राजनीतिक उपद्रव और सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती और बहुत अधिक सामाजिक विविधता भी नहीं होती है। इस देश में जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, यहाँ पे ऐसा है कि सामाजिक विविधता भी कम है ना। और निम्नतर वाले देश में देखिए, सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश नहीं किया जाता। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति धीमी है। अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रवों जैसे गृह युद्ध, सामाजिक स्थिरता, अकाल बीमारी का दौर से गुजर रहा है ना। अकाल पड़ जाता है या बीमारी हर साल, जैसे बाढ़ आया, ये आया, तो इससे क्या होता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है और निम्न स्तर में पहुंच जाते हैं।
तो ये था विश्व में। देखिए मानव विकास के आय उपागम की 3 विशेषता बोल रहा है, तो विश्व में मानव विकास में आय उपागम का जो विशेषता है उसमें आ जाएगा। आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है और आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक दे दूँगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।